तो आज हम एशिया के दो दिग्गजों चीन और भारत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इन दोनों देशों ने अपना अपना सफर बहुत ही अलग तरीके से तय किया है, खासकर जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, यानी सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे लाइंस। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने इतने अलग रास्ते आखिर क्यों चुने। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, साल 1980 में। उस दौर में चीन और भारत आप कह सकते हैं कि एक तरह से आर्थिक जुड़वां थे। दोनों ही खेती पर निर्भर थे, दोनों ही गरीब थे और दोनों ही अपने औपनिवेशिक अतीत से बाहर निकल रहे थे। तो ये हमारी कहानी का वो शुरुआती पॉइंट है जहां से इन दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। तो सवाल यही उठता है कि भाई, जब शुरुआत एक जैसी थी तो आज इन दोनों देशों में इतना बड़ा फासला कैसे आ गया? यही वो बड़ी पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। 1980 के बाद से चीन और भारत के बीच एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क पैदा हो गया, फिजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। आइए इसी महाविभाजन पर एक गहरी नजर डालते हैं। आज की तस्वीर देखिए। चीन के पास 1,60,000 किलोमीटर से ज्यादा के एक्सप्रेसवे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। और दूसरी तरफ भारत, जो आज भी ट्रैफिक जाम और बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से जूझ रहा है। फर्क साफ दिखता है। ये नंबर देखिए, 14%। पता है ये क्या है? ये भारत की जीडीपी का वो हिस्सा है जो सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ऊंची लागत और देरी की वजह से बर्बाद हो जाता है। ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सीधा सीधा आर्थिक असर है। तो सवाल ये है कि चीन ने आखिर ये सब इतनी तेजी से कर कैसे लिया? जवाब छिपा है उनकी टॉप डाउन रणनीति में, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने उनके विकास को रॉकेट की रफ्तार दे दी। चीन का सिस्टम एकदम क्लिनिकल है। बीजिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया, जमीन एक्वायर हुई और काम तुरंत शुरू। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, कोई राजनीतिक विरोध नहीं, सिर्फ रफ्तार। और इस रफ्तार का सबसे बड़ा राज है जमीन पर कंट्रोल। चीन में शहरी जमीन सरकार की है और गांव की जमीन कलेक्टिव ओनरशिप में। इसी वजह से सरकार को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन हासिल करने में सालों नहीं बल्कि हफ्ते लगते हैं। और यही दुनिया के ज्यादातर देशों में सबसे बड़ी रुकावट होती है। एक एक्सपर्ट की यह बात चीन की रणनीति को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। उन्होंने एक प्लग एंड प्ले इकोनॉमी बना दी है। मतलब कंपनियां आएं, प्लग लगाएं और काम शुरू कर दें। उन्हें सब कुछ तैयार मिलता है। अच्छा, तो ये तो ही चीन की बात। अब आते हैं भारत पर, जहां का मॉडल बिल्कुल अलग है। यहां एक बड़े लोकतंत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक बहुत ही मुश्किल और चुनौतियों से भरा काम है। इस फर्क को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी टैक्स। नहीं, ये कोई असली टैक्स नहीं है। ये वो कीमत है जो एक लोकतंत्र सबकी सहमति बनाने, विपक्ष से डील करने और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए चुकाता है। और इसका नतीजा, प्रोजेक्ट्स अपने आप धीमे और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का भूमि अधिग्रहण कानून 2013। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए 70 से 80% प्रभावित परिवारों की सहमति चाहिए और इस प्रोसेस में आराम से 5 से 10 साल लग सकते हैं। और फिर आती है राजनीति। अगर केंद्र में एक पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी और की, तो एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट भी सालों तक सियासी खींचतान में फंसा रह सकता है। एक और बहुत बड़ा फर्क था दोनों की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में। चीन बना दुनिया का कारखाना, जिसके लिए बड़े बड़े पोर्ट्स, सड़कें और पावर प्लांट्स बहुत जरूरी थे। वहीं भारत बना दुनिया का ऑफिस, जिसका फोकस आईटी और सर्विसेज पर था। और सच तो यह है कि सॉफ्टवेयर को हाईवे से ज्यादा तेज इंटरनेट की जरूरत होती है। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, पैसा। चीन की नेशनल सेविंग्स रेट करीब 45% है, जो भारत की 24% से लगभग दोगुनी है। चीन के सिस्टम ने बचत को बढ़ावा दिया, जिससे सरकार के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए अपना खुद का बहुत पैसा था। तो क्या ये फासला हमेशा ऐसा ही रहेगा? जरूरी नहीं। कहानी अब बदल रही है। भारत अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भरने के लिए एक बहुत बड़ी और रणनीतिक छलांग लगा रहा है। इसका जवाब है पीएम गति शक्ति योजना। ये एक डिजिटल मास्टर प्लान है जो 16 अलग अलग मंत्रालयों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है, ताकि प्लानिंग बेहतर हो और बार बार के बदलाव और फिजूल खर्ची से बचा जा सके। और भारत के इरादे इस नंबर से साफ दिखते हैं, 11 लाख करोड़ रुपए। ये 2025-26 के लिए भारत का रिकॉर्ड तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है। ये नंबर बताता है कि भारत अब इस मामले में कितना सीरियस है। पर भारत ये सब कर क्यों रहा है? इसका जवाब है
चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। दुनिया भर की कंपनियां अब अपना सारा काम सिर्फ चीन में नहीं रखना चाहती, वो एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही हैं। और भारत उसी इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और मॉडर्न पोर्ट्स तेजी से बना रहा है। तो हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। हमने राष्ट्र निर्माण के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके देखे जो उनकी सोच को दिखाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है, हम इन दो मॉडलों को हथौड़ा बनाम छेनी की तरह देख सकते हैं। चीन का तानाशाही हथौड़ा तेज है, कुशल है, लेकिन अक्सर कर्ज और ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का शिकार हो जाता है। वहीं भारत की लोकतांत्रिक छेनी धीमी है, तकलीफदेह है, लेकिन शायद ज़्यादा मजबूत है क्योंकि ये आदेश पर नहीं बल्कि सबकी सहमति पर टिकी है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आने वाले कल की $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाए रखने में किसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा टिकाऊ साबित होगा? हथौड़े से बना ढांचा या छेनी से तराशा गया? सोचने वाली बात है।